People can clap on बिल्कुल the बिल्कुल, screen. ट्रेलर जिन्होंने देखा वो Yeah. रिएक्शन दे सकते हैं क्लैप करके। Thank you. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, Thank you. 4:31 हो गए, जी। शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है पल्प गर्ल टॉक शो में। आज अभिषेक निश्चल जी हैं हमारे साथ में। आज का टॉपिक है कॉमिक्स, बॉलीवुड एंड सुपर हीरोज। थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि टॉपिक किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या हम लोग बात करने वाले हैं। बात बहुत फॉर्मल तरीके से होगी। मैं और मैनाज जी और अभिषेक जी बात करेंगे। अनादि जी कंट्रोलर रहेंगे। वो ध्यान देंगे कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट में पूछिएगा। आपको अगर डिस्कशन के दौरान कोई क्वेश्चन आता है आप उसको चैट में डाल सकते हैं। हम एक एक करके उसको टाइम टू टाइम पिक करेंगे और लास्ट में 20 मिनट का इंटरेक्शन होगा, यानी आप डायरेक्ट अभिषेक जी से बात कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है आज का, कॉमिक्स, बॉलीवुड और सुपर हीरोज, ये 3-4 डायरेक्शन में जाएगा। पहला तो कुछ प्रैक्टिकल कि क्या इंटरेक्शन रहा है कॉमिक्स और बॉलीवुड का और सुपर हीरो कॉन्सेप्ट का। जैसा मैं बताऊं, बहुत से लोगों को लगेगा कि सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पे मूवीज इंडिया में नहीं बनी, बॉलीवुड में अगर बोले। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी सुपरमैन से इंस्पायर्ड होके मूवीज बनी थी जो कि सुपर हीरोज जॉनर की थी। उसके बाद ऐसी बहुत सी मूवीज आई। इवन बहुत फेमस एक आजकल एक मीम कह सकते हैं, गोविंदा का मूवी है, सुपरमैन बने वो उसमें। एक आपका पुनीत सर वाला है। तो काफी ऐसे सुपर हीरो जॉनर के आपको देखने को मिलेंगे। अजूबा फिल्म आई थी अमिताभ की। कॉमिक्स आई थी, अगर लोगों को पता हो, सुप्रीमो नाम से कॉमिक्स अमिताभ बच्चन जी पर। और उस समय बहुत हाहाकार मचा था उस पर। मतलब एक नई बात थी अगर कहें उसको लेके। और ये शायद जो बात थी 70s 80s के दौरान की बात थी, 80s के दौरान की बात, जब सुप्रीमो नाम से अमिताभ बच्चन पे कॉमिक्स आई। तो जो लिंक है कॉमिक्स और बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री का सुपर हीरो जॉनर का, वो काफी पुराना है। उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में, एग्जाम्पल वगैरह थोड़े से रखेंगे। साथ में टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे दोनों तरफ से। हम लोगों का थोड़ा कॉमिक्स का एंगल रहेगा। अभिषेक जी फिल्म इंडस्ट्री में क्या है और उनका क्या परिप्रेक्ष्य है, उस पर बात करेंगे। कुछ दर्शन से जुड़े हुए भी बात करेंगे, फिलोसफिकल, क्योंकि दोनों ही जो मीडियम है वो कला कहा जाता है। और कला और दर्शन का बड़ा एक कहें अटूट और छुपा हुआ भी, मतलब ऐसा एकदम आजकल दिखता नहीं है, लेकिन है काफी गहरा नाता है। इतिहास तो है ही साथ में। तो ये और भी जो फ्यूचर पोटेंशियलिटी है कॉमिक्स और फिल्म इंडस्ट्री, वेब सीरीज जो आजकल कल्चर चल रहा है, उसमें उस पर हम बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में पोटेंशियलिटीज हैं दोनों तरफ से, और किस तरीके से को एग्जिस्टेंस हो सकता है एक एंटरटेनमेंट, मिला जुला एंटरटेनमेंट का रूप किस तरीके से बने। तो इस पे हम बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। काफी लोग ज्वाइन कर लिए, सभी का स्वागत है। बाकी लोग आते रहेंगे। तो एक पैटर्न में बता देता हूँ फिर से, ताकि जो लेट में ज्वाइन किए हैं उनको पता रहे। मैनाज जी, मैं और अभिषेक जी ये टॉक करेंगे कॉमिक्स, बॉलीवुड एंड सुपर हीरो पर। बाकी लोग लास्ट के 20 मिनट में डायरेक्ट अभिषेक जी से इंटरेक्ट होंगे। किसी को क्वेश्चन पूछना है, अभी कोई क्वेश्चन आता है तो चैट में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम लोग एक एक करके बीच बीच में भी पिकअप करते रहेंगे। और ये काम जो है अनादि जी करेंगे। अनादि अभिलाष जी हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसमें। तो थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। अभिषेक जी ने अपना जो कॉलेज है रामजस कॉलेज से पास आउट किया। थिएटर में थे वो, फिल्म लाइन में इंटरेस्टेड थे उसी समय, कॉलेज के समय से ही, और मेरे ख्याल से बचपन से ही थे। ज़्यादा डिटेल में अभी वो खुद ही अपना पूरा जर्नी बताएंगे। उसके बाद कॉलेज के बाद में वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, मॉडलिंग की।
एक्टिंग का काम किया। आज की डेट में वो एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। फियर ऑफ गॉड नाम से वेब सीरीज बनाई है उन्होंने, जो कि हॉट स्टार पे अवेलेबल है। तो मीनाज जी, यहाँ से आप वो कीजिए। जी जी मीनाज जी। धन्यवाद शंभू जी, और सभी का स्वागत है। और अभिषेक जी, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने समय निकाला हम लोगों के लिए और यहाँ पे उपस्थित हुए। तो मेरा सवाल है आपसे अभिषेक जी कि अपने जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए, और सुपर हीरोज का उनमें क्या इम्पैक्ट रहा? क्या आपने कभी इन्हें पढ़ा? क्या आप इनके बारे में कभी बात करते हैं, क्या सुना है? उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपके पहले सुपर हीरोज का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट इन जनरल, कला के किसी भी माध्यम में आप होते हैं, चाहे आप विजुअल मीडियम में हैं, आप चित्र बनाते हैं और विजुअली चीजों को देखते हैं। सिनेमा ऑडियो विजुअल होता है, विजुअल के साथ ऑडियो जुड़ जाती है और बाकी कई सारी टेक्निक्स। लेकिन आप किसी भी विधा में हो, किसी भी टेक्निक में हो, लेकिन इमेजिनेशन और फैंटेसी और कल्पनाशीलता, और मुझे लगता है जहां भी सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट बचपन से, जो चीजें आप नहीं कर सकते हैं या जो चीजें आप कल्पना करते हैं और कहीं वैसा ही कोई कर रहा होता है उससे भी अलग आयामों में जाके, तो बहुत एक छोटे बच्चे के मन में बहुत प्रभावशाली होता है। और मेरे ख्याल से कॉमिक्स कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में उसी आराम से, वैसे ही बहुत प्यार से घुसा है, जिसमें उसने हमको संबल दिया है कि अच्छा तुम छोटे बच्चे हो लेकिन तुम ये भी सोच सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो और ये भी हो सकता है। तो कल्पनाशीलता को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा देता है कॉमिक्स। और क्योंकि हम 90s के बच्चे हैं और हम सारे, मुझे लगता है लेट 80s और 90s कॉमिक्स का बहुत सबसे बढ़िया दौर था पूरा हमारे हमारे देश में। तो उस समय कॉमिक्स बहुत मिल जाया करती थी और कॉमिक्स के थ्रू आप बड़े शहरों को एक अलग तरह से जानते हो। जैसे बॉम्बे जाने से पहले मुझे याद है कि डोगा डोगा के कॉमिक्स के थ्रू मैंने बॉम्बे को जाना। मतलब मुझे याद है कि आप चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते हो और फिर बॉम्बे पहुंचने के बाद मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ वो मेन होल कहाँ है भाई, जिसमें आप वाकई में आप ऐसे ढक्कन हटाओगे, आप नीचे सीढ़ियों से जाओगे और आप शहर में मेन होल के थ्रू वॉक कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत ढूंढ रहा था, वो मेन होल मिला नहीं मुझे बॉम्बे शहर में, जो उतना गहरा और वैसा हो जिसमें आप वॉक कर सके या चल सके। लेकिन हाँ, बड़े शहरों को देखने का नजरिया और सपने देखने का नजरिया कहीं ना कहीं उसे। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज एकदम। जी जी, थोड़ा ग्लिच था बट इट्स कमिंग नाउ। या जी जी हाँ। तो कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता इन पूरी तमाम चीजों के पीछे मैं उस चीज को मानता हूँ कि जब आप कोई चित्र देखते हैं या कोई एक चीज जो आपके जहन को प्रभाव करती है और वो आपको जिसको लेटर ऑन लोग म्यूज कहते हैं या बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं अंदर तक प्रभावित करती है, जिसको आपके आसपास के लोग नहीं समझ रहे होते हैं, जिसके आपके आसपास के लोग उस चीज को नहीं भाग पाते हैं। तो एक अलग नजरिया कॉमिक्स और सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट या फिर कल्पनाशीलता के कॉन्सेप्ट के थ्रू बॉम्बे जाने का जरिए। हालांकि रियलिटी बहुत अलग है, नो डाउट। कल्पना को मैं पहला 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 कदम मानता हूँ। रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जी बॉम्बे इज टोटली डिफरेंट व्हाट वी सी। पहली बार मैं बॉम्बे गया तो वाकई मानिए, आप सिनेमा में फिर अगेन आप जब से कॉमिक्स के बाद अब सिनेमा में जब देखते हैं आप कि बॉम्बे क्या है, तो नरीमन पॉइंट से आपको एक खूबसूरत कैमरा एंगल दिखता है और लगता है कि जैसे बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ, जी सारी चीजें सब कुछ खूबसूरत है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और उन बाकी एरियाज में जाते हैं और आप देखते हैं कि रियलिटी, अरे इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ आ रही है आवाज एकदम हाँ क्लियर। जी 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 हाँ। तो वही बॉम्बे आप सपने आपको ले जाते हैं बहुत दूर, बहुत रास्तों से हो करके। और कहीं ना कहीं कहानियों का, लिटरेचर का और उसमें कॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है आदमी को सपने देखने में। आज की पीढ़ी का मुझे पता नहीं कि क्या है, लेकिन हमारी पीढ़ी में वाकई में लोग कॉमिक्स पढ़ते थे और घर में छुप छुप के पढ़ते थे और बहुत बड़ा प्रभाव था सपने देखने में, कल्पना करने में।
और कुछ वैसा सोच लेने में जो आसपास के लोग नहीं सोचते हैं या फिर सोचने में डरते हैं, वो सारी चीजें सोचने की हिम्मत हो जाती है। तो सुपर हीरो मैं उसी को मानता हूँ कि विचारों में जो आपको ताकत दे, जो आपके जो आपकी फिजिकल और बाकी रिस्ट्रेनमेंट से आपको बाहर निकल के कुछ ऐसा करने को और की हिम्मत दे, तो वो सारे सुपर हीरोज मैं मानता हूँ, उन सारे किरदारों को कॉमिक्स से या बाहर और भी लिटरेरी मीडियम से। जी अभिषेक जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए जो फिल्म मीडियम है वहां पे भी एक्चुअली हर फिल्म में एक नायक तो होता ही है, हीरो होता है या अपना प्रोटोगनिस्ट होता है, तो वहां पे हम देखते हैं उसको कई बार वो जो लॉज ऑफ अपन जो कहें उनसे बाहर निकल जाते हैं, सामाजिक चीजों से, और वो अगेंस्ट भी खड़े होते हैं बुराइयों के, वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, तो वो जो एक महानायक वाली छवि है वो तो हमारे हीरो में दिखती है, लेकिन जो कॉमिक्स का एडेप्टेशन है वो बिल्कुल नहीं दिखता। ये इस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है वाकई में कि आखिर जैसे बाकी देशों में, चाहे वेस्ट में हो या यूरोप में हो या जापान में हो, जिस तरह से कॉमिक्स को अडाप्ट किया गया है या सेल्यूलाइट पे आया है या फिर दूसरे मीडियम से उसका रिलेशनशिप जैसा डेवलप हुआ है, हमारे देश में नहीं हुआ है। जी। मूल मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ चीजें, हालांकि फिल्मी टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ थोड़ी देर से आती है, तो जो वेस्ट काम कर चुका होता है वो कई साल लग जाते हैं हमारे यहाँ पहुंचने। सबसे पहला चैलेंज मुझे ये लगता है कि समहाउ जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, जो 80s 90s के लीडिंग प्लेयर्स रहे हैं कॉमिक्स में और जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स या चीजें बना के रखी हैं, वो हमारे मेन मेकर्स के साथ उनके ब्रिजेस डेवलप नहीं हो पाए, उनके मजबूत पुल नहीं बन पाए, जिसकी वजह से यहाँ जो विजुअल टेक्स्ट था वो सेलुलाइट के टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। दूसरा, आज की तारीख में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि अगर आप किसी कॉमिक्स को अडेप्ट करते हैं सिनेमा में, फिल्म में, तो ये कंप्लीटली विजुअल और वीएफएक्स का मटेरियल हो जाता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसके लिए आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियंस लगते हैं। तो कुल मिला के मुद्दा ये, जब बाहुबली जैसी फिल्म काफी वीएफएक्स के माध्यम से बनती है, या फिर हिंदुस्तान में आप और भी बहुत सारी फिल्में देखेंगे जिसमें विजुअल इफेक्ट्स के बहुत ज्यादा यूजेस हुए हैं, जी सेम उसके वर्थ लायक कोई वैसा मटेरियल नहीं मिल रहा होता है। जैसे डोगा पर बात चल रही थी, सालों पहले की फिल्म बनेगी और कई सालों बाद चली, लोग काम कर रहे थे, कई लोग, मैंने उसमें पर्सनली जाना है कि वो बनाने की उसमें सोच रहे थे कि वो बनाएंगे, बट somehow things could not materialize, things could not work। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, वैसा टेक्स्ट जो ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, एवेंजर्स की कॉपी ना लगे, कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि वो एवेंजर यूनिवर्स या सम अदर यूनिवर्स, जैसे आप जापान में मंगा कॉमिक्स और बाकी चीजें हैं, चाइना की कॉमिक्स कल्चर एकदम डिफरेंट है, लेकिन हम मोस्टली जो मार्वल और डीसी के कॉन्सेप्ट और उसको उठा करके हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो समहाउ आई गेस की ऑथेंटिसिटी है, एक्सपेंसेस है, ब्रिजेस, राइट ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। जिस सेंसिबिलिटी को हम कॉमिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिनेमा का जो लैंग्वेज है, वो दोनों लैंग्वेज, उन दोनों का एक प्लेटफॉर्म पे होना, एक अंडरस्टैंडिंग पे होना बहुत जरूरी है। सो आई गेस there are multiple challenges, but I guess future, because we are a country of huge number of population, तो still हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो अनटैप्ड है। और एक और दूसरी बहुत बड़ी बात ये होती है कि ट्रेंड फॉलो करना। तो आप देखेंगे कि अचानक से अगर कोई ऐसी चीज हुई कि किसी कॉमिक्स पे कोई फिल्म बन गई या किसी ओरिजिनल विजुअल इस चीज पे कोई चीज बन गई, फिर आप देखेंगे कि लगातार उसके बाद बहुत सारी वैसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो समहाउ ये ब्रेकिंग नहीं हो पाया है अभी तक। करेक्ट, करेक्ट। ये एक चीज हमने देखी है। हाँ समझिए, या कंटिन्यू कीजिए, बताइए।
अभिषेक जी जो बोल रहे थे वो कॉमिक्स में भी वो चीज है, एक टर्म यूज करूंगा, पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंडी टर्म है। ब्रिटिश के जाने के बाद में उनका जो कल्चर है और वो जो माइंडसेट है वो बना रहा जी है ना, और वो जो एक क्या कहें कल्चरल डोमिनेंस है वेस्ट का, वो अभी भी बहुत मायनों में कंटिन्यू रहा। इवन कॉमिक्स में भी सेम चीजें, जो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है, वो फॉलो होती हैं। एक सेकंड दीजिएगा, ये हाँ पीछे कॉल आ रहा था। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर है, इसमें से बहुत कम कॉमिक्स के लाइन में मैं कहूंगा निकले हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं निकले जिससे कि उसको एक पॉपुलर कल्चर में कल्ट स्टेटस दिया जा सके। इक्का दुक्का लोग ही निकल पाए उससे, और मेरे ख्याल से उसकी जरूरत है, तब जाके जो फिल्म मीडिया है और ये जो कॉमिक्स है वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक जो क्या कहें मीटिंग पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से वहां एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब वेस्ट को जी फॉलो बिल्कुल। किया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम वेस्टर्न एक पूरा क्या कहें एंटरटेनमेंट का जो एक पूरा मीडियम है, जॉनर है, स्टाइल है, वो फॉलो करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी मिसिंग है यहाँ पर। अगर है भी तो उसको अफोर्ड कर पाना पॉपुलर मासेस के लिए वो बहुत ही क्या कहें बिजनेस वाइज प्रॉफिटेबल नहीं है। इस चक्कर में मेरे ख्याल से जो एक कम्युनिकेशन है कॉमिक्स जैसे मीडियम और फिल्म इंडस्ट्री या जो एक टीवी सीरियल इंडस्ट्री है उसके बीच में वो कहीं ना कहीं कमी एक दिखती है। जबकि 90s में बहुत से पॉपुलर टीवी सीरियल्स आए जो कि ऐसा सुपर हीरो टाइप के ही रहे, जैसे जूनियर जी वगैरह, अभी बालवीर चल रहा है, आते हैं लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है। जी मीनाक्षी जी। मेहनाज जी बीच हाँ में कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ। उन्होंने उन्होंने ये, हाँ आपने आपने बोला था कि किरदार जो जो स्टोरी या हीरो का जो ग्राफ है सिनेमा और सीरियल में एक जैसा ही है। मुझे हमेशा लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है सारी स्टोरी टेलिंग की फैकल्टीज में कि आप रिलेटेबल और यूनिकनेस दोनों का इक्वल बैलेंस कैसे लेकर के आते हैं। तो शंभू जो कह रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली हैं, हर जगह रहे हैं और हर बार रहे हैं। लेकिन जब कोई कैरेक्टर क्रॉस मीडियम सक्सेसफुल होता है, कोई भी कैरेक्टर जब क्रॉस मीडियम सक्सेसफुल होता है, जब वो आपको कॉमिक्स में भी दिख रहा है, सिनेमा में भी दिख रहा है, और बच्चों के बैग्स के ऊपर दिख रहा है, टिफिन के ऊपर दिख रहा है, या फिर उसको पॉपुलर कर, कहीं ना कहीं वो एक कल्ट बन चुका है जो लोगों की जिंदगियों में वो किरदार। तो इसका मतलब है कि वो मीडियम, अब मीडियम की वजह से वो पॉपुलर हुआ है कि वो इतना महत्वपूर्ण था जिसकी वजह से मीडियम्स ने उसको पिक किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजों के पीछे जो कथ्य है, जो मेन आई गेस बेस लाइन है, जैसे सिनेमा में हम मानते हैं कि आज की तारीख में लोग हमेशा ये चैलेंज रहता है, अगर ऐसा होता तो लोग सिर्फ धर्मा और यशराज की फिल्मों के अलावा, या जिनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ की नहीं की बजट है, सिर्फ वही फिल्में बना पाते। लेकिन आज की तारीख में जिनके पास 1 करोड़ रुपए है वो भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा कैमरा है, एक अच्छा एडिट मशीन है, आपके पास अच्छी फैकल्टीज है, टेक्नीशियंस है। तो डेफिनेटली सिनेमा बहुत पैसे का मीडियम था, इसलिए हर कोई नहीं आ पाता। सिनेमा लोगों की ड्रीम होती थी, लेकिन सिनेमा इट्स सो मच रिलेटेबल टू मनी डायरेक्टली कि लोग नहीं हो पाते थे। लेकिन कुल मिला के एंड में जो कहानी है, जो स्टोरी है, और उस स्टोरी की रिलेटिविटी और टॉपिकलिटी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो अगर वर्क करती है, और वो भी चांसेस के ऊपर है कि इन टाइम्स इट वर्क्स, at times it doesn't work, but if it works, then the comics works, then cinema works, then stories becomes greater stories, and it become trend. जैसा बाहुबली, अगर मैं यहाँ पे एक वो पिक करूं डायरेक्शन, बाहुबली जो है वो, उसमें मैंने क्या देखा पर्सनली एज अ कॉमिक्स आर्टिस्ट और नॉर्मल ऑडियंस के रूप में, और एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री,
बाहुबली ने जो ट्रोप्स यूज किए वो एक्चुअल में अपने जो इपिक्स हैं, क्लासिक्स हैं, वहां से उठा के उसने यूज किए। जैसे एक मैं सीन सबको याद दिलाना चाहूंगा, वो जो हंटिंग वाला सीन था जहाँ की सुअर को वो किया जा रहा था, है ना, वो एक्चुअल में जो अपने क्लासिक्स हैं, इपिक्स हैं, वो पूरा जो सिनारियो है और वो जो क्या कहें एक कल्चरल इम्पैक्ट उसको लेकर आया और उसको कम्युनिकेट किया, और जो पूरी ऑडियंस है उसने उसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोग अपने जो रामायण महाभारत हैं इतने पॉपुलर वो हैं उसमें देख चुके हैं, उससे हम रिलेट कर पाए। तो वो जो कंटेंट बना बाहुबली का वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो ऐसा कुछ पुराने राजा महाराजा का बनाया गया, वो सीधा डायरेक्ट वहां से एक रिलेट करके लिंक किया गया ट्रोप्स के जरिए। तो ये जो एक रिलेटेबल कंटेंट वाला अभिषेक जी ने बोला, कॉमिक्स में तो डायरेक्ट ही अडॉप्ट कर लिया जाता है इपिक्स वगैरह या चाहे फिक्शन माइथोलॉजी। तो ये जो पूरा एक क्या कहें माइथोलॉजी से अपने खुद के जो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कल्चर है, माइथोलॉजीज है इतनी, क्लासिक्स हैं, वहां से चीजें दोनों मीडियम में आई हैं, कॉमिक्स में भी और फिल्मों में भी। क्या ये एक ब्रिज हो सकता है, ये जो माइथोलॉजी है इंडियन माइथोलॉजी, ये क्या ब्रिज हो सकता है कि कॉमिक्स और जो क्या कहें फिल्म इंडस्ट्री है वो उसको एज अ मीटिंग पॉइंट यूज करे? बहुत बहुत सही बात कह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से दोनों उसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहानियां लोगों के जहन में है सालों साल से, जो कहानियां जिनका सिर्फ जिक्र करना जरूरी है और लोगों को पता है कि अच्छा ये हो सकता है और यहाँ से चीजें होंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप सुना होता है आपने, और थोड़ा सा कुछ एक मिसिंग पार्ट होता है या उसमें कोई एक नया टर्न ट्विस्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटिविटी बढ़ जाती है। बाहुबली के सक्सेस में डेफिनेटली दैट प्लेड अ बिग रोल। आप देख लो एवेंजर्स की भी सक्सेस तक पहुंचने के लिए उनको कई दशकों तक अपने कैरेक्टर्स को लेकर के आना पड़ा। हर कैरेक्टर का एक पर्सनल स्टोरी और वो चीज पहुंचती गई, उसकी अपनी पॉपुलैरिटी थी, लोगों के जहन में जा रही थी, और somehow that become a big phenomenon. So I guess महाभारत एंड रामायण और बाकी के जो कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट है वो हमारे देश में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। Apart from all the political ideologies and everything, still basically in terms of text, वो टेक्स्ट इतना इनग्रेन्ड है हमारे क्योंकि हमारे पूर्वजों से आता जा रहा है। तो सिनेमा वाले भी यही करने, डेफिनेटली आप बहुत सारी फिल्मों में आप देखेंगे कि आप रामायण और महाभारत का मेन कंटेक्चुअल लेकर के चला गया है कि ये कहानी का मेन आर्क है, ये कहानी की मेन आर्क है। तो हमें ऑथेंटिसिटी या हमें अपनी रिलेटिविटी अगर हमारे अपने चीजों का करना है तो somehow we will have to find things from our own thing, जो हमारे आसपास, जो हमारे पीछे से आ रही हैं, जो ज्यादा लोग जान रहे हैं, उन सब चीज उन सबको, और फिर आप उनको कैसे मॉडर्न लैंग्वेज में पिरोते हो। आई गेस सिनेमा में भी यही बड़ा चैलेंज है, सिनेमा का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। अदरवाइज लोग कई दफा बिल्कुल खारिज कर देते हैं और करते जाते हैं। यहाँ पे एक और कॉमिक्स के नजर से बात करें कि ये जो पूरा एक स्ट्रगलिंग है यहाँ सेम वही चालू है, काफी पहले से है। अमरजीत का था, काफी पॉपुलर रहा, उसने ट्रेंड सेट किया, प्लस अभी भी कंटिन्यू है नॉन स्टॉप, जो कि अपने में एक बड़ी बात है। और वो दिखाता है कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चरल एक एनवायरनमेंट है उसमें अमरजीत का था कम्युनिकेट कर पाती है जनरेशन टू जनरेशन। सेम कंटेंट, सेम चीज हर जनरेशन में वो कम्युनिकेट हो पा रही है। मूवीज में और जो और दूसरे जॉनर हैं कॉमिक्स में, सुपर हीरो जॉनर, अब हम थोड़ा सुपर हीरो जॉनर पे आते हैं। सुपर हीरो जॉनर इंडिया की बात करें तो जनरेशन टू जनरेशन मेरे ख्याल से अभी सेकंड जनरेशन आ रही है जो कि सुपर हीरो जॉनर को, इंडियन जो सुपर हीरोज हैं उसको क्या कहें फेस कर रही है या फिर वो देख रही है। वो मिसिंग पॉइंट सुपर हीरो जो जॉनर है, क्योंकि ये एक ऐसा वो है कि अगर ढंग से ना करो तो कॉमेडी बन जाती है।
अगर सुपर हीरो जॉनर को अगर हम उठाए तो अगर ढंग से ना की जाए तो वो एकदम कॉमेडी या फिर ऐसा फ्लॉप मटेरियल हो जाता है। तो उस नज़र में मैं यहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊँगा। कॉमिक्स में तो बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्रिएट किया जाता है सुपर हीरो, पूरा कहानी लिखा जाता है, सीरीज़ क्या बोले ऐसा कॉमिक्स के कॉमिक्स पूरा निकलता रहता है 10 साल 20 साल। मूवीज़ में वन टाइम मिलता है ना? जो अपॉर्च्युनिटी है उस कैरेक्टर को वो करने की, वो चैलेंजिंग जो मुझे लगता है कि कॉमिक्स हो सकता है 100 कॉमिक्स निकली हो एक कैरेक्टर पे, सुपर हीरो कैरेक्टर पे, लेकिन मूवी में उसको एक बार मौका मिलता है, शायद जनरेशन में एक बार। जैसे मार्वल की अगर हम बात करें इंडिया में तो मतलब सुपर हीरोज मूवीज ऐसा कंटिन्यू नहीं हुए। हल्क की मूवी आई थी 3-4 बार मेरे ख्याल से आ चुकी है, टीवी में भी आ चुकी है। तो लुई फरागो करके एक बॉडी बिल्डर थे, उनको हल्क बनाया गया था, पेंट पोत दिया हरे रंग का, नकली बाल लगा दिए। उस समय के लिए वो एकदम क्लासिक था और वीएफएक्स सुपर वीएफएक्स था। अभी देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये क्या है। उस जनरेशन में वो कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन फिर वो आगे मतलब उन्होंने चेंज किया क्योंकि उनके पास वो पूरा एक क्या कहें एनवायरनमेंट था कि वो उस सुपर हीरो पे काम कर सके। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, ये चैलेंजिंग है। और सेकंड जो चैलेंजिंग है, उनके पास वो पूरा कल्चर है। इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है सुपर हीरोज मूवी बनाने का। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, कॉमिक्स में तो है कि भाई चल रहा है 10 साल से एक कैरेक्टर चल रहा है, लेकिन मूवी जब पिच होती है, जब आती है, तो उसको पहला मौका मिलता है। वो बार बार मूवी नहीं बना सकता सेम कैरेक्टर पे। तो उस एंगल से अभिषेक जी आप बताइए क्या मतलब एज ए प्रोड्यूसर एज ए एक्टर आपका क्या हुआ है? जी देखिए, हर कोई देखिए सिनेमा, आपने बहुत सही बात कही कि क्योंकि सिनेमा बहुत पैसे से जुड़ा मीडियम है और एक्सपेंसिव मीडियम है, और इस वजह से बार बार चांसेस नहीं मिलते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को आजमाने का या कोई भी काम बार बार करने का। अब हर कोई ये चाहता है कि कोई वैसी चीज पर हाथ रखा जाए जो पहले से ही लोगों में पॉपुलर हो, चाहे वो किरदार हो, चाहे वो कहानियां हो, चाहे उनका रेलेवेंस हो। कहीं ना कहीं प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी राजनीति, जो कंप्लीटली आप देखेंगे कि उसमें महाभारत के सारे किरदार आपको दिख जाएंगे। यस। तो क्योंकि उन्होंने वो ढूंढा, वहां से जोड़ा, या उनको वो कहीं और किसी पॉपुलैरिटी पे समहाउ, जैसे डोगा पे फिल्म बनने वाली थी, तो डोगा आज से अगर आप 5-7 साल पहले देखें या 10 साल, हाँ 10 साल पहले देखें, तो राज कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे सुपर कमांडो ध्रुव हर छोटे शहर का बच्चों का आइकन था। सुपर कमांडो ध्रुव, उसकी पॉपुलैरिटी अमेजिंग थी, अमेजिंग पॉपुलैरिटी। अगर उस टाइम पर कोई सामान्य सा भी अगर संजीदगी से कोई अगर उस पर फिल्म बनाता या कोई काम करने की कोशिश करता, तो बहुत अच्छा मटेरियल निकल के आ सकता था। तो हर बार सिनेमा जो है ना, या कोई भी वैसा मीडियम जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो किसी न किसी पॉपुलर चीज पर ही राइड करना चाहती है। तो जो या तो किरदार पॉपुलर हो, या फिर उस वो जॉनर पॉपुलर हो, या वो चीज पॉपुलर हो। जैसे आजकल देखेंगे सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है बेस्ट सेलर पे फिल्म बनाने का। चेतन भगत की फिल्म, जब किताबों पर फिल्म इसलिए नहीं बननी शुरू हो गई कि वो किताबें बहुत अच्छी कहानियां हुआ करती थी, क्योंकि उस राइटर ने उस चीज को इतना पॉपुलर बना लिया था। चेतन भगत वाज द पायनियर की अच्छा मैं एक किताब लिखता हूँ 150, 200, 250 पन्ने की, और उसको मैं बहुत पॉपुलर बना दूंगा, राइट फ्रॉम क्लास 10 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चे। और उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स ने अपनी नौकरियां छोड़कर लिखना शुरू कर दिया कि अब हम इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे आजकल के इंजीनियर्स अपनी नौकरियां छोड़कर वो कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहे हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। तो कहीं अभिषेक जी, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैंने करीब 10 साल काम किया है आईटी इंडस्ट्री में, और अभी मैं कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1.5 साल से। बिल्कुल सही, यही तो कहीं ना कहीं कुछ पायनियर्स होते हैं जो बहुत लोगों को खींचते हैं, और वो पायनियर्स कुछ तो उन्होंने किया होता है डेफिनेटली, कि आप जो चीज पहले नहीं हुई होती है उस चीज को वो करते हैं, वो सामने लाते हैं, उसको पॉपुलराइज करते हैं। बेस्ट सेलर बुक्स के साथ यही हुआ, और उसके बाद आप देखोगे कि सारी फिल्में बेस्ट सेलर बुक्स पे बन रही हैं।
क्योंकि उनके राइट्स इजी है, आपने उनको लिया, आपको ऑलरेडी पता है कि इसका एक ऑडियंस है, तो आपने आसान है, आपका काम आसान है, आपको ऑडियंस पता है, किताब है आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, एक्टर्स लेने हैं, चीजें करनी है, आपको बना के वापस डाल देना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार है। हर कोई चाहता है श्योर शॉट खेलना बिजनेस के मामले से, कि वो सामने से ही पेपर पे दिखे कि अच्छा ये रन कर जाएगी इतना। नॉट एवरीबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट। सो आई गेस आज के टाइम पे जो शंभू ने सवाल रखा था शंभू जी ने कि शंभू आपने यही कहा था ना? शंभू आप हैं वहां? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी 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 है जी है जी। तो कुल मिला के यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि मीडियम और किरदार को अपने आप को उतना पॉपुलर बनाना होगा सो दैट इट कैन आई मीन उस पर कोई राइड कर सके, करेक्ट उसका जोखिम कोई अपने सर पे उठा सके कि अच्छा हम एक, अब बांके लाल एक किरदार है, बांके लाल के किरदार में तो बहुत स्पेशल इफेक्ट नहीं लगेगा, नहीं वो उड़ रहा है नहीं कुछ कर रहा है, बहुत सिंपल है, एक जंगल है, एक मुच्छर सिंह है, एक बांके लाल है, और पूरी कहानी का जिस्ट यही है कि कर बुरा तो हो भला, है ना? तो उसका पूरा फन वही है, पूरी कहानी घूम फिर के वही पे आ जाती है कि ये बुरा करना चाहेगा। आज की तारीख में कितने रेलिवेंट है सोचिए कि हर कोई जेलिसी में अपने पड़ोसी का बुरा चाह रहा है और पड़ोसी का आपने बुरा चाहा और पड़ोसी के घर पे बड़ी सी लंबोर्गिनी कार आके खड़ी होगी तो फिर तो छोटी छोटी जो चीजें हैं तो वो करना आसान है, उसमें कोई आई गेस कॉमिक्स और किरदारों को बहुत अपने आप को बहुत पॉपुलराइज कर लेना होगा, लोगों की जहन में छा जाना होगा, हर जगह पहुंचना होगा। और उसके बाद सिनेमा दूर नहीं है। सिनेमा में आपने देखा होगा कि कोई भी सुपर हीरो आज तक इंडिया में अच्छा नहीं बना है, चाहे वो क्रिश हो, चाहे वो एक फ्लाइंग जेट हो, या फिर कोई भी, सारे मखौल जैसे हैं। नहीं वही मैंने कहा था, स्पूफ टाइप का बन जाता है एक जी हाँ, कैरेक्टर जो है। और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी इंडिया में, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें दोनों ही फील्ड में, फिल्म और कॉमिक्स, इवन नॉवेल्स वगैरह राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में, जो इंडियन क्रिएटिविटी है और उसका कहें पोटेंशियलिटी बहुत है, अपने पास कंटेंट या ऐसा क्या बोले ट्रोप्स की कमी नहीं है। जो अपना खुद का कल्चर है, इंडियन कल्चर, वहाँ आपको एक से एक क्लासिक मिलेंगे। एक मैं नाम लेना चाहूंगा, अक्सर लेता हूँ, मृच्छकटिकम, जो एक सबने पढ़ा होगा संस्कृत में, एक चैप्टर तो पढ़ने को मिला ही होगा पक्का। तो मृच्छकटिकम जो है इतना बढ़िया सटायर है, जब मैंने उसको पढ़ा आज रिसेंटली कुछ सालों पहले, बचपन में जो पढ़ा था वो समझ नहीं आया क्योंकि उस समय एग्जाम का डर रहता था, लेकिन अभी पढ़ा तो मुझे नजर आया कि ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है इंडिया में, ये टेक्स्ट कि हर कोई इसकी बात करे या उसके बारे में उसको जानकारी हो। इंडिया में दूसरे जो वेस्टर्न क्या कहें लिटरेचर है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, उस पर बनाया जाता है, चाहे कुछ भी। इंडियन जो लिटरेचर हैं, क्लासिक्स हैं, ऐसे मृच्छकटिकम जैसे, उसे बहुत कम काम हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। तो कंटेंट की कमी नहीं है मेरे ख्याल से, रिलेटेबल कंटेंट की कमी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो इंडियन कल्चर है पूरे सब कॉन्टिनेंट का, बहुत वैरायटी वाला है, बहुत कंटेंट है, और जो कि रिलेटेबल है। एक बड़े फ्रेमवर्क में देखें तो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो उससे रिलेट कर पाता है। तो जाहिर सी बात है कॉमिक्स में पिक करने की जरूरत है, सुपर हीरो जॉनर में भी मेरे ख्याल से ऑब्वियसली एक सुपर हीरो टर्म रखें, एक आइडिया रखें, लेकिन जो चीज हम करें वो रियलिस्टिक करें, जो अपना खुद का कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसके हिसाब से करें। तो मेरे ख्याल से क्रॉस एक कहें करना अपने मीडियम से दूसरे मीडियम में वो इजी हो जाए टेक्निकल एस्पेक्ट से भी। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें, जो कि बजट और ये सारी चीजें हो गई, अगर हम रिलेटेबल कंटेंट ऑलरेडी जो पॉपुलर है इंडिया में वही ले रहे हैं, तो उस पे दूसरे मीडियम का कोई पर्सन, चाहे वो नॉवल लिख रहा हो, फिल्म बना रहा हो, या कुछ और कर रहा हो, एक्सपेरिमेंटल कुछ और मीडियम में काम कर रहा हो, तो उसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये इसका एक ऑडियंस है ऑलरेडी, और जो कि बहुत है। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया तो सेकंड है, मेरे ख्याल से अभी नंबर 1 नहीं आया। तो उस मामले में देखें तो ये एक बड़ा मार्केट है फॉरेन के, क्योंकि कई मेरी बातें हुई हैं फॉरेन के क्लाइंट से। इंडिया को वो कॉमिक्स के नजर में अगर बात करें,
एज अ मार्केट देखते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ इतने पॉपुलेशन है, करोड़ों में, 130 करोड़ शायद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल अगर सही कह रहे हो, हाँ। 1 करोड़ भी बिक जाए, तो वो जो बंदा है वहां बैठा हुआ है, या कोई भी इंडिया में ही भी, उसको मतलब पलट के देखने की जरूरत नहीं है। वो एकदम पीक पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पीक पे। तो एक मार्केट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जनसंख्या के हिसाब से, अगर देखें तो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं जिसे। तो जो कंटेंट है मेरे ख्याल से वो बनाना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट जो बोला अभिषेक जी ने, हम लोग कागज पे सेब बनाए या फिर एक पूरा यूनिवर्स बना दें, है ना, प्लैनेट्स, और वो हमारा बजट सेम रहता है, एक पेन और एक पेंसिल। लेकिन वो चीज जब फिल्म वाले मीडियम में आती है, तो वो बजट सेब वाला कम पड़ेगा। लेकिन अगर वही प्लैनेट्स बनाने हैं, वहां पे दिखाना है वीएफएक्स और ये सब, बजट एकदम से आसमान छू जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को कि अभी एक ब्रांड जो होता है, तो कॉमिक्स अपने आप में एक ब्रांड है, जैसे डायमंड कॉमिक्स हो गया, राज कॉमिक्स हो गया, कोई और पब्लिकेशन है, तो दे आर इट्स अ ब्रांड देमसेल्फ, ओके। और जो सिनेमा का मीडियम है वहां पे भी ब्रांड्स होते हैं, जैसे कोई एक प्रोडक्शन हाउस है, वो एक ब्रांड है जिसकी एक मूवीज आ रही सर्टेन टाइम पे। तो जो मैंने देखा है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। ये है यशराज की एक कॉमिक रोड साइड रोमियो। ये एनिमेटेड मूवी आई थी काफी साल पहले, और मूवी आने के बाद जब वो एक ब्रांड के रूप में बन गया, लोगों ने उसे पसंद किया, तो उन्होंने कॉमिक्स निकाली उसके साथ, है ना। ये डायमंड टून्स की कॉमिक्स है, रोड साइड रोमियो, यशराज ने निकाली है इनके साथ मिलकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बड़ा एग्जांपल देता हूं। कई साल बाद जब ग्राफिक इंडिया काम करने लगी भारत में, तब जीपी सत्ती, उनके जो बेटे हैं रोहन सिप्पी, उनके साथ मिलकर ग्राफिक इंडिया ने शोले निकाली, है ना। शोले तो कल्ट क्लासिक है मूवी सिनेमा की, मतलब महानायक और धर्मेंद्र जी उसमें इतने बड़े स्टार थे, और अपने बहुत ही सुपरहिट मूवी। तो इसे बनाया है भारत के काफी बड़े प्रसिद्ध आर्टिस्ट ने, नाम है एडिशन जॉर्ज। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये एक रिटन मीडियम में अवेलेबल है, क्योंकि शोले एक ब्रांड है। तो अब उसकी प्रिंटेड कॉपीज आ रही है, तो लोग उसे पढ़ना भी पसंद करेंगे, है ना। और लास्ट एग्जांपल दूंगा, ये रिसेंट एग्जांपल है जो इसी डेकेड में आया है, ये एजेंट विनोद, जिसे सैफ अली खान ने बनाया था, उनके प्रोडक्शन हाउस से आई थी इल्यूमिनाटी फिल्म्स करके। और ये मूवी आने के बाद इन्होंने वेस्टलैंड के साथ मिलकर एक ग्राफिक नॉवल निकाली है, आप देख सकते हैं, पूरी ग्राफिक नॉवल है। और ये जंग फारो एनकाउंटर करके बुक है, और बिग साइज में है ये। तो ये उन्होंने मूवी आने के बाद निकाली। अब आते हैं मूवी एडेप्टेशन से कॉमिक बुक पे। तो अभी हालिया में एक घोषणा हुई थी याले ड्रीम्स क्रिएशन की तरफ से, जो कि इंडिया का एक पब्लिकेशन हाउस है और काफी लास्ट 5-6 ईयर से काफी एक्टिव है, कॉमिक्स पब्लिश कर रहा है। तो उनके ऊपर श्री संजय गुप्ता, जिन्होंने कांटे और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी पिक्चरें बनाई है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि रक्षक करके जो उनकी ग्राफिक नॉवल सीरीज है 4 बुक्स की, उस पर वो फिल्म बनाने वाले हैं। तो बहुत ही वेलकम जेस्चर लगा मुझे, और बहुत ही एक बोलना चाहिए बदलाव जो हम वेट कर रहे थे। शायद यही वो बदलाव है, इसके बाद लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे कॉमिक्स को, और शायद सोचेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं इसमें। तो अभिषेक जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप बताइए। नहीं, ये बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि अगर संजय गुप्ता जी ने वो देखा है, और आई डोंट नो व्हाट कॉमिक्स वो कैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं डुएबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी बहुत होगी। हर सिनेमा का स्क्रिप्ट, कोई भी फिल्म मेकर चाहता है कि अपनी स्क्रिप्ट को वो स्टोरी बोर्ड बनाए। जो भी आदमी तसल्ली से अपना काम करते हैं, वो चाहते हैं कि सारी सीन्स को वो इमेजेस में बना दें। तो एक विजुअल रेफरेंस हो जाता है कि शॉट कहाँ से लग रहा है, कितने लोग खड़े हैं, कंपोजिशन क्या है। तो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट कॉमिक्स का रूप लेती है, क्योंकि वो विजुअल स्टोरी टेलिंग का रूप लेती है। और अगर आपको कोई अच्छा कंटेंट विजुअल स्टोरी, विजुअल आइडियाज के साथ मिल जाए, तो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू गो विद दैट। अब डिपेंड ये करता है कि विजुअल, ऑडियो, इन सब के पीछे जो मूल मुद्दा है वो है कहानी का, कि कहानी क्या है। अगर सुपर हीरो है तो वो सुपर हीरो कौन है, और वो सुपर हीरो क्या कर रहा है, और आज के टाइम पे वो सुपर हीरो कितना रेलेवेंट है। आज हमको कौन सा सुपर हीरो चाहिए। मतलब आज सुपर हीरोज जो जनरली टेररिज्म फाइट कर रहे हैं, या फिर सुपर हीरोज जो वैश्विक मुद्दे चल रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो रिलेटिविटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि जो सुपर हीरो है, या जो कॉमिक्स के किरदार है, या जो उसका जो वर्ल्ड है, वो कितना रिलेटेबल है।
जी जी अगर मान लीजिए कि अगर आप एक जैसे एजेंट विनोद एक थ्रिलर है, तो जब श्रीराम राघवन बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी और खुद लिखते हैं वो, और जी बहुत टाइम लगाते हैं एक एक स्क्रिप्ट तैयार करने में, और कहीं ना कहीं से उनकी सारी स्क्रिप्ट जरूर स्टोरी बोर्ड होती है, तो सारे रेफरेंसेस सारी चीजें शॉट बाय शॉट बहुत डिटेल के साथ काम करते हैं। जी तो वो कॉमिक्स के तौर पे देख लेना उस चीज को बहुत आसान है, क्योंकि उनके उनके शॉट्स भी मुझे याद है कि वो उसी तरीके के रहे। तो मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए कि थ्रिलर है, अगर कोई कॉन्सेप्ट थ्रिलर है और वो कॉमिक्स के फॉर्म में है और रिलेटिविटी है, डुएबिलिटी है, उसमें कहीं कहीं ना कहीं एक नोवेलिटी है जो कि कनेक्ट करे, तो लोग डेफिनेटली करना चाहेंगे। लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए, आज की तारीख में कंटेंट बहुत ज्यादा चाहिए। जी और हाँ, तो स्पेस बहुत है, उस स्पेस को भरने के लिए देयर हैज टू बी अ राइट काइंड ऑफ पिच, देयर हैज टू बी अ राइट काइंड ऑफ कंटेंट, जी so that it becomes more feasible. हाँ, देखिए जो बात नहीं कर रहा है वो म्यूट कर सकते हैं अपना, तो हाँ वो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज फिर वो आ रही है हाँ पीछे से कहीं। जी, जिन्हें क्वेश्चन नहीं पूछना है, इंटरेक्ट नहीं करना अभिषेक जी से, वो अपना जो ऑडियो है वो म्यूट कर लें, वीडियो चालू कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना ऑडियो ऑन करके रखें और वीडियो भी। तो जब वन बाय वन मैं क्वेश्चन नाम ले रहे हैं, लूंगा हाँ 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 हाँ, और ये पहला क्वेश्चन है इनका, हाँ रविशंकर जी का। हाँ ये OTT प्लेटफॉर्म कैन बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर कॉमिक्स इन मेकिंग एनिमेशन एंड मूवीज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? OTT प्लेटफॉर्म अभिषेक जी, जी एनिमेशन। मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जी आ रही जी आ रही है। हाँ, ये बहुत एफर्मेटिव लाइन है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कैन बिकम, या इट कैन, आई मीन डेफिनेटली। अभी हमारे इंडिया में करीब 40 से 42 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काम कर रही है, जिसमें टॉप 5 है आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार, और जो 4-5 है सब जान रहे हैं नाम, लेकिन उसके अलावा भी करीब 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काम कर रही है हमारे यहाँ। और आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नंबर्स बढ़ने जा रही है, कंटेंट की जरूरत सबसे ज्यादा होने जा रही है। यकीन मानिए आप, क्वालिटी काम को ऑडियंस ढूंढने के लिए ज्यादा मुश्किल करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो 2 टीयर, 2nd टीयर, 3rd टीयर सिटीज में है, वो हर तरह के कंटेंट को बहुत जगह दे रही है और उसको देख रही है, सराह रही है और पसंद कर रही है। कहीं ना कहीं प्लॉट्स से रिलेटेड या उनकी रोजमर्रा समहाउ इंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट, आप इंडल्ज और एंगेज अगर कर रहे हैं तो आपका लिखा हुआ कोई भी मामला, अगर वो इंडल्ज और एंगेज कर रहा है, वो अगर ठहराव के साथ लोगों को रख रहा है, तो वो ओटीटी पर जगह बनाएगा और उसको लेने वाले हमेशा बहुत सारे लोग होंगे। इन केस अगर आप सब लोग अगर सुन रहे हैं और आप लोगों में से कोई अगर कंटेंट कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास कुछ लिखा हुआ हो और कंप्लीट थॉरो वर्क हो, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी, जी और आप चाहे कि डिस्कस करना है और उस पर बात करनी है और उसको उसके फ्यूचर के बारे में, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अभिषेक जी, हमारे बीच में 2-3 लीजेंडरी क्रिएटिव्स हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, साथ में थोड़ी सी बात भी करना चाहूंगा। रवि लाइटू जी हमारे बीच में है जी, रवि लाइटू जी हमारे बीच में है, जिनको दुनिया आइवर यूशियल के नाम से भी जानती है। वो चिल्ड्रन बुक में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख चुके हैं। अबे तो मैं क्या बोल रहा था, अपन बहुत चलेंगे पॉपुलर तो साथ थे, ही ला लेंगे। हर 3 मिनट में तो म्यूट करेगा जो बात कर रहा है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कि नहीं? चलो जी, एक मिनट बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है गाइस। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना माइक। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। ये मैं बोल रहा था, दोनों मिलकर के ले लेंगे। लगता है हाँ, आवाज चली गई, ठीक है।
रवि लाइटू जी हैं हमारे बीच में। रवि लाइटू जी नमस्कार सर। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार 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 सर। वीडियो चालू कीजिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही रवि जी। और मैं बताना चाहूंगा रवि जी की उम्र मेरे ख्याल से 80 से ऊपर की है और अभी भी वो एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जवान लोगों से ज्यादा एक्टिव है अगर मैं बोलूं तो। शंभुनाथ जी, आपकी बात काटना चाहता हूँ। 80 में जो जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ रवि बिल्कुल जी तो हमसे भी उम्र में छोटे हैं। हाँ ठीक है। रवि एक्चुअली जी मुझे लग रहा है थोड़ा सा, तो क्योंकि मुझे जीरो पता की है कोई रवि वैल्यू जी नहीं के है। यहाँ पर नेटवर्क इशू थोड़ा सा रहता है तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रवि जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, ज्वाइन किया और अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बनाई। और भी लोग आए थे जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा। दीपा श्रीनिवास करके एक नोटिस किया होगा आप लोगों ने। दीपा श्रीनिवास स्कॉलर हैं, वो अमरचित कथा पे उनकी किताब भी आ चुकी है। मेरे ख्याल से अभी वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट थी यहाँ पर। अमरचित कथा के ऊपर उनकी किताब आई हुई है और अभी वो रिसर्च वर्क, कॉमिक्स पे रिसर्च वर्क भी कर रही हैं, हमारे बीच में हैं। कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूंगा, मेंशनेबल अगर मैं कहूँ। साकेत जी आए थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा निखिल जी हैं यहाँ पर, कॉस्प्लेयर। अगर मैं कहूँ शुरुआती इंडिया में जो कॉस्प्लेयर का कल्चर है उसमें जो शुरुआती लोग थे जो इन्वॉल्व थे उसमें निखिल जी का नाम आता है। तो निखिल जी हैं यहाँ पर। उसके अलावा विजयकेश बरियार जी हैं, आर्टिस्ट हैं, कॉमिक स्टोरी के साथ में काम कर रहे हैं। निनाद यादव जी हैं, बहुत बड़े कलेक्टर हैं और इनके नाम पे बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। कॉमिक्स के ऊपर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। उसके अलावा रविशंकर हैं, आर्टिस्ट हैं। तो काफी, अगर मैं कहूँ, क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पर और कलेक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अमितेश प्रताप जी हैं, कलेक्टर हैं। अमित जैन जी हैं, सभी का मैं पर्सनली शुक्रिया कहूँगा। तो जो भी व्यक्ति सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी अपना सवाल रखिए। यहाँ पे अभी कुछ सवाल आए हैं। मोहम्मद आरिफ जी का है, बजट और वीएफएक्स क्वालिटी और डायरेक्टर इंटरेस्ट, ये सभी रीजन है जिनकी वजह से अभी तक कोई भी अच्छी सुपर हीरो थीम पे मूवी नहीं आई। इसके बारे इनका विचार। और ऐसा ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कॉमिक बुक को एडेप्ट नहीं करने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, वीएफएक्स या फिर लैक ऑफ ओरिजिनलिटी? क्योंकि नॉन वीएफएक्स रिक्वायर्ड कॉमिक्स को भी एडेप्ट, जो कि बहुत अच्छे से हो सकती है, उन्हें एडेप्ट नहीं किया जा पा रहा है। जी रवि लाइटू जी ऑनलाइन है। नमस्ते रवि जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाने के लिए। पहुंची आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है सर, बिल्कुल पहुंच रही है सर। अभिषेक जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे। जी जी, आप अगर कुछ पूछना चाहें या अपनी कोई बात रखना चाहें यहाँ पर, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, मेरी एक क्यूरियोसिटी है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। पीछे से आवाज आ रही है, वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रही कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि कॉमिक्स में साइंटिफिक बैकग्राउंड लेकर के अभी तक जो प्रयास हुए हैं वो बिल्कुल नगण्य हैं। इस पर क्यों नहीं काम किया जा सकता है? हम लोग उसमें साइंस की अवेयरनेस बच्चों में फैलाने के लिए कॉमिक मेरे ख्याल में एक बहुत पावरफुल मीडियम हो सकता है, जिसपे हिंदुस्तान में बहुत इग्नोर किया गया है जिसको, और इस बारे में मुझे काफी शिकायत है। आप लोग, इतना बड़ा ग्रुप है आप लोगों का और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मैं समझता हूँ जिस तरह की एक्टिविटीज आप लोगों की चल रही हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। लेकिन इसके माध्यम से अगर हम उसको, जैसे हमने पौराणिक ऐतिहासिक कैरेक्टर्स तमाम लिए, इस तरह से हम साइंस की तमाम थ्योरीज उनको कॉमिक के माध्यम से अगर समझाएं
तो ये बहुत ही पावरफुल मीडियम हो सकता है इसे, और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसको पकड़ना हो सकता है, मुझे तो बोलना इस है। बारे में मैं जानना चाहूंगा कि इसमें लैकिंग कहाँ पे है। जी 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 रवि जी, हेलो। इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, कॉमिक्स में साइंस को लेकर बहुत ज्यादा काम और तो नहीं हुआ है, लेकिन काम पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। बहुत से कॉमिक्स आए हैं जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे हैं, साइंटिस्ट पर हैं, और अभी भी बच्चों के लिए खासकर साइंस, मैथ और ऐसे सब्जेक्ट्स पे कॉमिक्स के फॉर्मेट में बहुत सी कॉमिक्स मार्केट में आ रही हैं। कुछ बहुत सालों से मार्केट में हैं। लेकिन हाँ, जो रवि जी ने कहा कि इसको एक प्रॉपर जॉनर के रूप में कॉमिक्स जो है उसे लाना चाहिए, कि वो उसे एज ए जॉनर कंटिन्यू करे सीरियस रूप में, सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, एक सही मायनों में जो एक साइंस है उसको लेकर। तो बिल्कुल रवि जी, हम लोग प्रयास करेंगे अपनी ओर से, और यहाँ जो भी लोग प्रेजेंट हैं फ्यूचर में जो देखेंगे, रवि जी बहुत एक्सपीरियंस राइटर हैं, एक कहूँ लीजेंड है। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें हर एंगल से फायदा ही होगा, चाहे वो कमर्शियल एंगल हो, कल्चरल एंगल हो, या पर्सनल कोई स्टेक हो, क्योंकि उनका जो अनुभव है इतने वर्षों का, वो मुझे लगता है कि यकीनन ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट या सजेशन नहीं है, ये एक आइडिया दे रहे हैं रवि जी। जी, मैं यही चाह रहा था। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं यही चाह रहा था कि साइंस फिक्शन में भी आप लोग इसको ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, धन्यवाद धन्यवाद रवि जी। इसके बाद Thank मैं you, सवाल thank लेना you, चाहूंगा thank you, परवीन thank you। श्रीवास्तव जी। अच्छा, आप परवीन श्रीवास्तव जी, प्लीज म्यूट मी। हाँ, इनका क्वेश्चन है, इंडिया में इंटेलेक्चुअल लाइसेंस का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है? अच्छा क्वेश्चन है। किसी बुक या कॉमिक्स को अडेप्ट करने में क्या इश्यूज आ सकते हैं इसको लेकर? जी अभिषेक जी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फिर से क्या वापस रिपीट कर सकते हैं इसको? हाँ, इनका क्वेश्चन है, इंडिया में इंटेलेक्चुअल लाइसेंस का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है? किसी कॉमिक या बुक को अडेप्ट करने में क्या इश्यूज आ सकते हैं? किसी कॉमिक्स या बुक को आप किस फॉर्म में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल लाइसेंस को लेके, शायद इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन लाइसेंस को होगा। लेकर सही जवाब कोई अच्छा लॉयर दे सकता है। लाइसेंसिंग की सारी जो बातें हैं, मुझे लगता है कोई अच्छा लॉयर आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि टेक्निकलिटीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिव कंटेंट। मेरे ख्याल से सटीक जवाब जो लॉयर है, बता सकता है। छोटा और एकदम सटीक जवाब, की गलत जगह ना भटके, सही जगह वहां पर है, हाँ, गूगल भी ना करें। इन्होंने आगे लिखा वहां है, जाए, फिल्म लॉयर के एंड पास जाए। सीरीज मीडियम के बारे में आई एम आस्किंग। हाँ ना दीजिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, इन्होंने फिर आगे लिखा है, रिगार्डिंग फिल्म एंड सीरीज मीडियम आई एम आस्किंग, मतलब उन्हीं को, उसी क्वेश्चन को इन्होंने कंटिन्यू किया है। नहीं, सेम है। सेम हाँ, बिल्कुल। सिनेमा मीडियम के लिए भी या किसी भी मीडियम के लिए, देखिए, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन SWA करके एक संस्था है जो हमारे देश में जितने भी स्क्रीन राइटर्स हैं वो उनके काम को सेफगार्ड करती है, और जो उनके मेंबर्स बनते हैं अपनी स्क्रिप्ट उनके साथ रजिस्टर कराते हैं, और वो ये प्रॉमिस करती है कि आपकी स्क्रिप्ट प्लेगराइज नहीं होगी, आपकी स्क्रिप्ट सेफ रहेगी, और वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी इंटेलेक्चुअल राइट्स या आपकी सारी राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगी SWA के थ्रू। अब कॉमिक्स के लिए और बाकी कंटेंट के लिए क्या है? कॉमिक्स में एक्चुअल में कॉपीराइट जो एक्ट है इंडिया का, कॉमिक्स में अगर कोई कैरेक्टर कॉपीराइट करवाना चाहता है, स्टोरी, कंटेंट, कुछ भी XYZ कुछ भी है, कॉपीराइट जो भारतीय सरकार है उनका वेबसाइट भी है, वहां पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और कॉपीराइट अपना जो वर्क है, ध्यान रहे आइडिया पे कॉपीराइट नहीं होता है आपका, वो एक पर्टिकुलर वर्क होना चाहिए, बुक फॉर्म में, कॉमिक फॉर्म में, या रिटर्न ड्राफ्ट फॉर्म में। तो जब आप उसको वहां पे कॉपीराइट करवाते हैं इन सेंस उसकी पूरी डिटेल भरकर, और वो जो क्या कहें एक वर्क है
उसको वहां जमा करते हैं तो उस वर्क के ऊपर आपका कॉपीराइट वो आ जाता है। एक दूसरा तरीका है बहुत आसान मेरे ख्याल से, जब आपका वर्क पब्लिश हो जाता है तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार के नियमों के अनुसार वो आपके कॉपीराइट में आ जाता है। ध्यान रहे, आइडिया कॉपीराइट में नहीं आता, वो जो वर्क है उस फॉर्म में वो आपके अधिकार में आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये एक कुछ तरीके हैं। पब्लिशिंग वाला एक बड़ा शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको बताया कि उसको आप पब्लिश करवाइए तरीके से, सिर्फ ऐसा नहीं कि पीडीएफ निकाल दिया तो कॉपीराइट हो गया। वो बहुत बड़ा इशू है। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि फेसबुक पे मैंने डाल दिया तो मेरा कॉपीराइट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो टेक्निकल जो है लीगल तरीके हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो कॉमिक्स में इस तरीके से फॉलो किया जा सकता है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है? इसके बाद क्वेश्चंस हैं। हाँ क्वेश्चंस हैं। एक तो ऊपर था कि कॉमिक्स बुक को एडेप्ट नहीं करने का ज्यादा बड़ा रीजन क्या हो सकता है, वीएफएक्स या लैक ऑफ ओरिजिनलिटी? क्योंकि नॉन वीएफएक्स रिक्वायर्ड कॉमिक्स को भी एडेप्ट जो कि बहुत अच्छे से हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब दो फैक्टर इन्होंने लिखा है, वीएफएक्स या लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि देयर आर 3 रीजंस बेसिकली, जो मैं समराइज करता हूँ। पहला कि कॉमिक्स और सिनेमा इसके बीच का जो ब्रिज है, जो पुल है, वो पुल बन नहीं पाया। कई दफा कोशिश हुई, कई दफा ऐसा लगा कि जो किरदार पॉपुलर किरदार है उससे फिल्म बन जाएगी, लेकिन ड्यू टू मेनी अदर रीजन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, मीडिया में नोवेलिटी देखते हैं कि जब जिस कॉन्सेप्ट में, जिस चीज में रिलेटिविटी ज्यादा हो तो उसको पिक करेंगे। आप डेफिनेटली ओरिजिनलिटी की वो कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। और तीसरा कि जो अडैप्ट होने लायक है उसको भी क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा वीएफएक्स का खर्चा नहीं लग रहा होगा, या फिर जो रिलेटेबल है, जो इजी टू ट्रांसफॉर्म है। तो क्योंकि कोई शुरुआत नहीं हुई है और लंबा अरसा हो गया है, तो जब लंबा अरसा होता है तो बीच में बहुत फ्रिक्शन आ चुका है। मैंने ये बोला आपको कि अगर एक बार ट्रेंड स्टार्ट होगा, कोई एक चीज वर्क कर जाएगी, तो आप देखेंगे कि सिलसिला लग जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे बेस्ट सेलर बुक्स के साथ हुआ कि एक बुक पे कोई चीज बनी, फिर उस पे लगातार दूसरी बुक पे बनी, उसके बाद लोग बुक लिखते गए। स्क्रिप्ट राइटर्स अपनी स्क्रिप्ट लेकर के प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे और प्रोड्यूसर्स उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे। वही स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्क्रिप्ट का बुक छपवाते थे और उसको बेस्ट सेलर कहते थे, और वो बुक डिस्कशन के लायक हो जाती थी कि चलो इस पे फिल्म बन सकती है। तो आप पहुंचते किस तरह से हो, कंटेंट हर किसी को चाहिए, लेकिन आप पहुंचते किस तरह से हो, आपका तरीका कौन सा है, ये बहुत मायने रखता है। मोहम्मद आरिफ जी का एक सवाल देखा मैंने, तो उन्होंने पूछा कि डोवा की ऑफिशियल मूवी क्यों नहीं आई। तो आई बिलीव आरिफ जी, ये सवाल तो राज कॉमिक्स से आप कर सकते हैं और वही बता सकते हैं। मतलब इसमें हम यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, या फिर हमें जितना होता है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से। निश्चल जी मेरे ख्याल से जो भी बता चुके हैं वो कि क्या इश्यूज उनको लगे वहां पे उस समय। शंभू जी हेलो, मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ जी जी पूछिए। जी अमित जी पूछिए। जी अभिषेक जी, मैं एक पूछना चाह रहा था, जैसे सुप्रीमो जो हमारा एक सुपर हीरो आया था, जो अमिताभ बच्चन अडॉप्ट किए थे, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अजूबा और तूफान जैसे एक सुपर हीरो बेस्ड फिल्में भी की, और राज कॉमिक्स ने अपनी एक बेस्ट हॉरर फिल्म पे एक शॉर्ट मूवी बनाई थी कॉमिक्स पे, आदमखोर हत्यारा। आदमखोर हत्यारा भी उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन था, सारी चीजें अच्छी थी, मेरे को तो पसंद आई थी एज ए व्यूअर। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे जो रेगुलर हमारे जो सुपर हीरो हैं कॉमिक्स के, उन पे फिल्में नहीं बन पाती हैं। जैसे शॉर्ट डोगा की मूवी के बारे में बहुत बात आ रही है अनुराग कश्यप की जी की, लेकिन उन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई राज कॉमिक्स ने फिर भी, लेकिन उसको प्रॉपर वो प्लेटफॉर्म में नहीं ला पाए, हमने तो आज तक नहीं देखी। जैसे कि एक विशेष आयोजन हुआ था, वहां पे जो दर्शक पहुंचे थे उन्होंने बस देखी, लेकिन अभी तक फिर उसको प्रॉपर मिल नहीं पाया प्लेटफॉर्म। तो ऐसा क्या होता है कि कोई भी सुपर हीरो को बनाने में, फिल्म बनाने में, अडॉप्ट करने में इतनी परेशानियां आती हैं, क्या परेशानी है?
किस तरह की? देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट के कंसेप्शन से लेकर उसके फाइनली सेलुलाइट तक आने तक एक लंबी जर्नी होती है, जिसमें बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फाइनेंसर्स बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, कई दफा बहुत क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाती है, जिस तरह से राइटर्स विजुअलाइज कर रहे होते हैं या जो ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर्स विजुअलाइज कर रहे होते हैं, उस तरीके से फिल्म मेकर नहीं विजुअलाइज करते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उन्होंने कहा था कि नॉट ऑल द गुड लिटरेचर मेक गुड फिल्म। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लिटरेचर जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा फिल्म बन जाए, कई दफा बहुत अच्छे किरदार जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी फिल्म बन जाए। दोनों मीडियम्स थोड़ा डिफरेंट है और उस बीच में कई सारे प्लेयर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, राइट फ्रॉम द फाइनेंसर्स टू प्रोड्यूसर्स टू क्रिएटिव्स। और इन सारे लोगों का एक पॉइंट पर आ जाना, और अभी भी हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्यूडल कल्चर है इन टर्म्स ऑफ चीजों को करने में, कि हम एक तरीके से करना चाहते हैं कि अच्छा 5-10 लोग जैसा सोचेंगे वैसे ही करेंगे। एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है थॉट में कि अच्छा हम इस थॉट को करना चाह रहे हैं तो थॉट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रादर देन कि हम अभी भी वैसे चल रहे हैं कि अच्छा मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे करना चाहूंगा और मैं ये करूंगा, और हम एक टीम बनाते हैं और फिर करते हैं कि चलो इस पे बना लेंगे चीजें। फिल्में अभी तक हमारे यहाँ बहुत इंडिपेंडेंट मीडियम एक तरीके से है। देयर आर फ्यू कॉर्पोरेट हाउस जो अब इंटर कर रही है और चीजें बदल रही है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशनल फेज में बहुत सारा जब इसमें रफ्तार पकड़ने की कोशिश हुई भी, जो आपने अमिताभ बच्चन के रेफरेंसेस दिए कि वो उन्होंने कुछ फिल्में की, अजूबा हुई और भी कुछ काम हुआ, लेकिन वो रोटेशन में नहीं आ पाया, वो लगातार नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जा रहा था। और फिर उसके बाद कॉमिक्स से भी वो ओरिजिनलिटी नहीं आई, उस तरह के किरदार नहीं आए, उस तरह की वैसी चीज नहीं आई जो यंग फिल्म मेकर्स को भी मोटिवेट कर गए कई दफा, क्योंकि हर बहुत सारे नए लोग आ रहे होते हैं जो नया कंटेंट, नया थॉट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ नया लिखा हुआ उनको मिले। तो देयर हैव बीन मेनी रीजंस। आपने खुद कहा कि इतने सालों के प्रोसेस में देयर हैज बीन डेफिनेटली मेनी रीजंस, बट आज की तारीख में अभी मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल कंटेंट भी चाहिए डेफिनेटली। कंटेंट के साथ कंटेंट का अगर अपना ब्रांड हो, उसकी कनेक्टिविटी हो, उसका अगर अपना एक कल्ट हो, सबसे पहला प्रेफरेंस लोग उसको देते हैं। दूसरा, एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंस में लोग जाना नहीं चाहते हैं, मीडियम एक्सपेंस में रहना चाहते हैं। रियलिस्टिक सिनेमा का दौर आ गया हमारे यहाँ अचानक से, तो जो बड़ी फिल्में बन रही हैं, जो 100 करोड़ की बन रही है, बिग स्टार्स की फिल्म बन रही है, जो अपने आप में सुपर हीरो है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी भी हीरो की जरूरत नहीं है, किसी भी किरदार की जरूरत नहीं है। 5-7 ऐसे एक्टर्स हैं जो लार्जर देन लाइफ हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद एक रियलिस्टिक फिल्मों का दौर है जिसमें कि लोग रियल किरदार ढूंढ रहे होते हैं, और उसमें भी बहुत स्पेस है ओरिजिनल कंटेंट का, ओरिजिनल कॉमिक्स का, या फिर वो कॉमिक्स जो रिलेट कर सके। तो आई गेस डोगा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। डोगा के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ और भी बहुत सारी चीजें हुई। आई गेस मेकर्स का आपस का कुछ उसमें हम नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल। एक पे नहीं आ पाना, एक पे नहीं आ पाना, एक पेज पे नहीं आ पाना। दैट वुड बी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है परवीन श्रीवास्तव जी ने। फियर ऑफ गॉड के बारे में कुछ बताइए, इसका कॉन्सेप्ट आपने कैसे सोचा? अरे वाह, फियर ऑफ गॉड बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बहुत सालों बाद, करीब 2010 से 12 के बीच में, जेडे करके एक जर्नलिस्ट थे जो पवई में थे, और उनका मर्डर हो गया एक दिन। अखबारों में खबर छपी कि हाँ, जेडे। मैं तो मुंबई में था अभिषेक जी उस समय जब ये हुआ था हादसा। जी जी, जी जी जी। तो अचानक से बॉम्बे में फिर एक डर का वैसा माहौल बन गया कि क्या अंडरवर्ल्ड वापस आ गया, ऐसा क्या हुआ। तो फिर उस पे किताब भी लिखी वापस जिग्ना बोरा ने, जेडे मर्डर का केस पे, जो जिग्ना जेल चली गई थी काफी सालों तक, कि उनका लिंक है, फाइनली वो बरी हुई। तो कुल मिला के यही चीज लोगों को लगा कि यार वापस ऐसा आया है। सो देयर वाज दिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो जा रहे थे बॉम्बे से, जिनको काफी बुरा पेंट किया गया। वो भी एक तरीके से सुपर हीरो ही थे। आई मीन, एक आदमी जो
100 इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ है, ये रियल नहीं लगता है आपको, लगता है जी, जी। कि तो कुल मिला के कुछ वैसा ही एक किरदार जो इस फिल्म में सुभाष राणे का है। रियल में प्रदीप जी है, बॉम्बे पुलिस में काम कर रहे थे, और तो उनके किरदार से थोड़ा इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया। कुल मिला के कॉन्सेप्ट के पीछे ये था कि अगर अपराधियों के बीच में अगर भय नहीं होगा तो वो अपराध करना रोकेंगे नहीं, और वो अपराध वापस होगा, और चीजें भले लगे कि सब कुछ शांत है, लेकिन अंडरबेली, अंडरवर्ल्ड हमेशा बज कर रहा होता है, और वो तब तक चुप होता है जब तक आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग है और उसका फियर है। तो देयर इज अ फियर ऑफ गॉड, देयर इज अ फियर ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर सिविल एंड डिसिप्लिन्ड, अदरवाइज दे वुड बी। तो ये वाला मामला था, इसी पे स्क्रिप्ट लिखी गई, और हम लोगों ने इसको कुछ प्रोड्यूसर साथ में आए, हमारा मूवीज जो हाँ बहुत सारे लोग थे साथ में, एंड दे ब्रॉट इट एंड दे डिड इट वेल। इसी में मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा, क्या फियर ऑफ गॉड पर कॉमिक्स आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? किसी भी चीज आप इसको कैसे देखते हैं? अगर फियर ऑफ गॉड पे कॉमिक्स आएगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस मीडियम में? देखिए, फियर ऑफ गॉड पे अगर कॉमिक्स आती है तो आप हाँ मतलब आप सिमिलर लाइंस में, जो मैनाथ जी शुरू में कह रहे थे कि कैरेक्टर का जो ग्राफ होता है, जो स्केच होता है, जो हीरोइज्म होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, जो विलेनरी होता है, जो टसल है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो सिमिलर है। तो आप एक किरदार, हमने क्या किया कि ऑडियो जोड़ दिया, विजुअल्स के साथ हमने ऑडियो ऐड किया हुआ है, तो आप हमारी आवाज भी सुन रहे हैं और आप हमारा विजुअल्स भी देख रहे हैं, है ना? तो डेफिनेटली आप जब आप साउंड ले लेते हैं तो आप डिस्टेंस लिख देते हो, बूम लिख देते हो आप, है ना? आप उसमें साउंड इफेक्ट वहां लिखते हो, तो साउंड इफेक्ट आपको समझ में आता है कि अच्छा लिखा है साउंड इफेक्ट। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर आप देखें तो पाएंगे कि दबंग फ्रेंचाइजी एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है इंडस्ट्री की, मेरे ख्याल से सलमान जी वहां पे कॉप है, और अगर आप देखें तो कॉमिक्स में भी मनोज कॉमिक्स में एक किरदार था इंस्पेक्टर मनोज करके 80 के दशक में, जो कि उस समय अपराधियों को रोकता था, और उसके तरीके थे उन्हें रोकने के। तो कॉप तो आपको दिखता है यूनिवर्स में, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखता है, लेकिन एडेप्टेशन वहां पे मिसिंग है, क्योंकि हो सकता है तब के जमाने में मैकमोहन, सुजीत जी और उस टाइप के कैरेक्टर थे, आज के कैरेक्टर काफी अलग है, तो उनका एडेप्टेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा, जैसा कि हमें दबंग मूवी में दिखता है। तो हो सकता है वो जो लिंक मिसिंग की बात कर रहे हैं ना अभिषेक जी, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि वो जो ब्रिज बना ही नहीं कभी, एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो सकते हैं लेकिन वो ब्रिज कभी नहीं बना कि साथ में कुछ करते हैं करके, वो चीज मिसिंग हो गई यहाँ पे। बिल्कुल सही। सिद्धार्थ बोस जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी सिद्धार्थ जी। बिल्कुल, थैंक यू शंभू जी, मेहनत जी और अभिषेक जी। मेरा ये सवाल है कि सो फार अगर हम एक झलक देखें, हम लोग तो अभी दूसरे दशक में हैं अपने कॉमिक्स वर्ल्ड में। ये 80 के दशक से ये कॉमिक्स का ये क्रेज शुरू हुआ, राज कॉमिक्स, और उस समय की 30-40 कंपनियां थी जो कहीं ना कहीं साफ हो गई डिजिटलाइजेशन आते आते, और एक दो इक्का दुक्का बची, और कुछ टूट के नई नई कॉमिक्स इंडस्ट्री, नई नई पब्लिकेशन अभी बनी है जो अभी फिलहाल अपने पालने में है फिलहाल। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी अगर करें यूके और यूएस के मुकाबले, तो डीसी और मार्वल कई बार दिवालिया हो चुकी है, कई बार दिवालिया हो चुकी है, और उसको सही समय पे सपोर्ट मिला है हॉलीवुड से, जहां हम लोग यहाँ पे रॉयली हम लोगों ने फेल किया है अपनी कॉमिक्स इंडस्ट्री को। अभिषेक जी दोष मत लीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत सही बात कह रहे हैं आप, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये पायोनियर्स जो हमारे थे, जहाँ पे ब्रिज बनाने की कई दफे मौके ऐसे आए रहे होंगे, हमारे आपसे पहले की बात कि कई दफे ऐसे मौके आए रहे होंगे, बट दे कुड नॉट हैंडल इट वेल, दे कुडंट मेक अ ब्रिज। बिल्कुल। मैं एक वाक्य पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 90 के दशक में जब शक्तिमान बहुत ज्यादा रिलीज हुआ, तो भीष्म इंटरनेशनल के साथ मिलकर अपने राज कॉमिक्स वालों ने भी कुछ 3-4 एपिसोड्स बनाए थे रक्षक नागराज के। वो अलग ही कॉन्सेप्ट में उन्होंने बनाया था, जो आगे कहीं जाके एनिमल वेलफेयर और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाके फंस गया।
ठीक है। जी 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 जी। उसके बाद कभी कोशिश ही नहीं की गई, अरे भैया कम से कम एनिमेशन ला देते, अभी चाचा चौधरी आ गया है इस पे हॉटस्टार देखिए पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अभी रिसेंटली एक कॉमिक्स बाइट पे मैं आर्टिकल डाला था, राज प्रेमी जी का इंटरव्यू था उसमें, जहां उन्होंने बताया कि सांपों के साथ, रियल सांपों के साथ अभिषेक जी शूटिंग कर रही थी पूरी टीम मुंबई के फिल्म सिटी में। जी जी, रक्षक नागराज में। और राज प्रेमी जी से जो खास चर्चा उसमें पता चला कि रियल स्नेक्स थे और देयर आर इवन 40 मोर प्लस स्नेक्स, जिसमें से 2-3 जहरीले भी आ गए थे। तो आप बताइए, जी जी जहरीले भी आ गए थे, तो ये बहुत बड़ा एक बूफअप टाइप का हो गया था। तो डेफिनेटली वहां पे तो सिक्योरिटी मेजर्स भी थे और ऐसी चीजें हो रही थी, तो मेरे ख्याल से एनिमल वेलफेयर वालों ने आके मना किया, रुकवाया। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। बाद में क्या हुआ उसमें अभिषेक जी ने बता ही दिया है कि ब्रिज नहीं बना, क्रिएटिव डिफरेंसेस है। जी जी दैट इज फाइन, वो तो एक एस्पेक्ट हुआ कि ठीक है हम लोगों ने उसको मैच्योरली हैंडल नहीं किया या फिर आगे कभी नहीं सोचा, क्योंकि जैसा कि अभिषेक निश्चल जी ने कहा, दिस इज वेरी पॉसिबल कि हम लोग बांकेलाल पे बना सकते हैं, गमराज पे बना सकते हैं, राम रहीम पे बना सकते हैं। कुछ कुछ कॉमिक्स में हमेशा नहीं कहता कि आप एलियन के साथ लड़ने चले जाओ, बट कुछ कुछ कॉमिक्स हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं एक कंपैरेटिव स्टडी इसमें भी करूं तो जितनी भी कॉमिक्स का अडेप्टेशन अभी तक मार्वल और डीसी में हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द रीसेंट वंस फॉर द लास्ट 3-5 इयर्स की अगर मूवीज में छोड़ दूं, तो जो कॉमिक्स में बनी है वो कोई खास धमाकेदार कॉमिक्स नहीं थी अपने जमाने की। वो देखिए वहां पे एक बहुत बड़ा सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि मार्वल बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन फिर मार्वल ने मार्केट से ही पैसा निकाला, कैसे? अपने कैरेक्टर के राइट्स बेच के। इसलिए आपको स्पाइडरमैन सोनी के पास दिखता है या एक्समैन फॉक्स के पास दिख जाता है, तो ये इंटरचेंज चलते रहे वहां पे। और वो फ्लूक था। अगर आइटम अपना आयरन मैन अगर बॉम्ब हो जाती बॉक्स ऑफिस पे 2008 पे, तो मार्वल का जो ये हिस्ट्री है $बिलियन का जो उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया बॉक्स ऑफिस पे, वो कभी नहीं दिखता आपको। वो फ्लूक था कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, एंड थैंक्स टू द कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने उस कैरेक्टर को ऐसा पोर्ट्रे किया स्क्रीन पे कि लोग उनके फैन हो गए, और सिर्फ उनके कारण ही लोग आज भी देखने जाते हैं मार्वल की मूवीज। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी मैनाज जी मैं सिद्धार्थ बोल। अच्छा मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट। जी जी निश्चल जी, जी जी अभिषेक जी बोलिए। जो आखिरी वो कह रहे थे, हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो देखिए कॉमिक्स को ब्रेक थ्रू करना होगा, ये चैलेंज है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, इसको सिनेमा ने ब्रेक थ्रू अगर नहीं किया होता, सिनेमा का पैकअप हो गया होता, सिनेमा बंद। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया में सिनेमा नहीं होता। सिनेमा ने ब्रेक थ्रू किया है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, भोजपुरी फिल्मों को जिसको सबसे अश्लील और गंदा मानते हैं लोग, उसने भी अपने आप को सरवाइव तब कराया, कहीं ना कहीं उसने अपना एक ऑडियंस पकड़ा। जी वो चली गई कि अच्छा मुझे इसी को दिखाना है, मैं 2 करोड़ में फिल्म बनाऊंगा लेकिन मैं 5 करोड़ 2-4 करोड़ कमा लूंगा। जी जी सरवाइव किया, 10 साल सरवाइव किया, उसने अपना ऑडियंस पहचाना। अपने ऑडियंस के पास उसको अमिताभ बच्चन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, वो अपने दम पे चल रहा था। कोई भी सिस्टम अपने दम पे पहले चलेगा तभी कोई और आएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप सिनेमा देख लीजिए कि सिनेमा अगर धर्मा और यशराज है सिर्फ, तो ऐसा नहीं कि अनुराग कश्यप ने भी अपनी जगह बनाई, और पैरेलली बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह बनाई है, और पैरेलली हम जैसे लोग भी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। जी जी तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि जो भी मीडियम है, मीडियम के अपने चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को ब्रेक करना होगा। बिल्कुल और ये सबसे मुश्किल काम है। आपको दिन रात उस पर मेहनत करके, आपको ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, मार्केटिंग, लोगों तक पहुंचना, क्या करना है आपको, उस तक वो ब्रेक थ्रू करना होगा। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे कर देंगे तो आप पायोनियर्स होंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास विरासत में बड़ी कमजोर विरासत मिली है। जी जी है ना? तो आपके ऊपर चैलेंज है, लेकिन वही ना, ग्रेट एडवर्सिटी के टाइम पे आपके पास हीरो बनने का टाइम भी बहुत है। क्योंकि अगर आप अगर अभी जस्ट इस मीटिंग से पहले मैं विकिपीडिया पे इंडियन कॉमिक्स पढ़ रहा था सीधा, उसमें सिंपल लिखा था कि लेट 80s अर्ली 90s वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ इंडियन कॉमिक्स। उसके सर्कुलेशन नंबर इतने बड़े हैं, उसके बाद सर्कुलेशन नंबर सिकुड़ गए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है, कॉमिक्स कंपनीज बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में आप उसमें देखेंगे सीधा लिखा हुआ है कि इट्स द टफेस्ट टाइम ऑफ इंडियन कॉमिक्स। तो एक आदमी जो कॉमिक कॉन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से चला ले पा रहा है डिफरेंट जगहों पे, लेकिन वहां पे भी बाहर के किरदार ज्यादा है, कॉस्प्ले हो रहा है लेकिन वो बाहर के किरदार ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो चैलेंजेस है, और चैलेंजेस के साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि
a new dimension is opening up. I guess कि मूल मुद्दे को नहीं भूलना चाहिए. पेज कितना भी ग्लॉसी हो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि पेज के अंदर में क्या है, बिल्कुल फ्रेम के अंदर में क्या है, सही है ना. आप कितना भी चमका लें, आप कुछ भी कर लें. और देखिए पहले कहते थे लोग कि रेडियो खत्म हो जाएगा टीवी के आने से, और टीवी खत्म हो जाएगा सिनेमा के आने से, और फिर उसके बाद ओटीटी के बाद सीरियल खत्म हो जाएगा. तो एक मीडियम दूसरे मीडियम को इंक्रोच भी करता है, उसकी ऑडियंसेस लेता भी है, लेकिन उसको आप अगर अच्छे से प्ले करें तो वो कोलैबोरेट भी करता है. बिल्कुल बिल्कुल. अभिषेक जी, अब हमारा काफी टाइम हो गया है. शुक्रिया यहाँ प्रेजेंट होने के लिए. एंड में करूंगा थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा. बोस जी ने जो सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे लगता है वो बोलना जरूरी है. 90s में और उससे पहले भी और 90s के बाद भी बहुत सी कॉमिक कंपनीज जो थी, डायमंड, राज कॉमिक्स ने अलग अलग मीडियम में, एनिमेशन में, VHS में एंटर किया था, सीरियल्स बनाए थे और कंटेंट बनाए थे. कोशिश की लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाया. जनरेशन टू जनरेशन एक गैप क्रिएट हो गया. उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए. लेकिन हाँ, जो अभिषेक जी ने जो अभी बोला, चैलेंज है, जैसा हर मीडियम के लिए होता है, एक अपॉर्चुनिटी है. ये चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है. तो इसी के साथ मैं एंड करूंगा आज का टॉक शो. अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत अच्छा टॉक रहा. बहुत सी चीजें कम्युनिकेट की हमने. मुझे यकीन है फ्यूचर में जो भी इसको देखेगा रिकॉर्डिंग को, उसे कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा. और सभी प्रेजेंट जो व्यूअर्स हैं, सभी का शुक्रिया. थैंक्स. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू शंभू जी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. Thank you.